आप लोग जरूर पढ़िए अगर प्रोवेट के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो। स्टेप बाय स्टेप परहैप्स जजमेंट डिलीवर को ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एस.वी. सिन्हा का, जो पटना हाई कोर्ट के जज थे, उन्हीं का जजमेंट है वो। उन्होंने शुरू किया है कैविएट क्या है, कैविटेबल इंटरेस्ट क्या है, कौन पार्टी होगा नहीं होगा। अभी आपका सब सवाल है, सब सवाल मेरे जहन में, हम नोट भी कर लिए, सबका आंसर उसमें है, सबका आंसर उसमें है। इसलिए वो पढ़िएगा वो जजमेंट, तो उसमें भी सस्पिशियस सर्कमस्टांस का प्रिंसिपल आया है। अब 100 करोड़ की प्रॉपर्टी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को कोई व्यक्ति कैसे दे देगा? हम आपके फैमिली के लॉयर हैं, आप बहुत लॉयल है, मानते हैं। और पहले के ज़माना में ब्रिटिश पीरियड में बड़े बड़े नवाब जमींदार लोग थे, वो अपने वकील को ही विल लिख के कस्टडी में दे देते थे। उस तरह का आपको कुछ सिनेमा में, फिल्म में देखने को मिला होगा, अर्ली एज में आप लोग देखते हुए, कि जब मर गया उसके बाद एक वकील साहब अचानक चले आए और विल लेके आए और दिखाया, कहानी चलती है। तो वो वकील को ही टोटल प्रॉपर्टी दे देता है, सस्पिशियस सर्कमस्टांस नहीं होगा। तो ये सब अनेकों उदाहरण हो सकता है, जस्ट हम एक इंस्टेंस दिए, ज़्यादा उदाहरण देने में समय बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए विल के स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ के लिए 4 चीज़ बहुत जरूरी है। तो उसको ड्यूटी है प्रोपाउंडर ऑफ द विल का टू डिस्पेल द सस्पिशियस सर्कमस्टांस। अगर डिप्राइव किया तो क्यों डिप्राइव किया, उसका प्लीडिंग भी होना चाहिए और प्रूफ भी होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन का भी आंसर हो गया आपका। अब आइए, सब्स्टिट्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आधा पार्ट सब्स्टिट्यूशन का हम कवर कर चुके हैं, अब दूसरा पार्ट सब्स्टिट्यूशन का बताते हैं। सर अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। आंसर था कि तब क्या होगा अगर मान लीजिए कि 3 ऑप्शन था। हाँ वो, अच्छा वो आंसर, हाँ तो उस जो अब सब्स्टिट्यूशन में आए ना, अब उसी का आंसर आ रहा है, अब उसी पर। हाँ ठीक है, राइट, यू आर राइट, अब उसी पर आ रहा है। सब्स्टिट्यूशन भी उसी से रिलेटेड है, उसका एविडेंसरी वैल्यू पर आया है। तो उसका एविडेंसरी वैल्यू का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए, उदाहरण से समझाते हैं, आपके पास तलवार है, तो तलवार का क्या पर्पस है? आप उस तलवार से किसी को काट सकते हैं, जान भी ले सकते हैं, और वो आप अपने बचाव में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास बिजली की सुविधा है, पंखा चलाइए, हीटर चलाइए, लाइट जलाइए, एसी चलाइए, और अगर मरने का मन हो तो डायरेक्ट पकड़ लीजिए, इट इज़ योर ऑप्शन। डायरेक्ट उसमें तार में, नंगा तार में हाथ डाल दीजिए, प्लग में हाथ होल में डाल दीजिए। तो ये उसका वैल्यू जानिए, कब कैसे यूज करेंगे। तो प्रोवेट के संदर्भ में बता दिए कि प्रोवेट प्रोसीजर। अब सूट है, मान लीजिए ये आपके यहाँ अपील है, अभी दोनों का इक्वल प्रोसीजर है। अब ए और बी के बीच में सूट है, मान लीजिए, ठीक है। ए चाहे वो प्लेंटिफ हो, डिफेंडेंट हो, अपलेंट हो, रेस्पोंडेंट हो। ए अगर मर गया, तो ए मर गया, तब कौन सब्स्टिट्यूशन फाइल करेगा? उसका जो राइट टू सर्वाइव करता है, यानी कि जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हेयर्स है, उसको वो सब्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल करे, ठीक। लेकिन अगर ए कोई विल लिख के मर गया, तब कौन सब्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल करेगा? तो जो टेस्टामेंट्री हेयर है वो करेगा। और जब दोनों में डिस्प्यूट हो गया, वो जो लिख करके मरा व्यक्ति, टेस्टेटर ने लिख दिया एक्स को, और उसका एयर है वाई और जेड, अब वाई जेड कहता है कि हम एयर है, हमको सब्स्टिट्यूट कीजिए, एक्स कहता है कि विल हमको सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो इसमें क्या कीजिएगा? तो बहुत कन्फ्यूजन लोग बीच में है। कुछ केसेज में अलाउ करते हैं लोग, कुछ केसेज में रिजेक्ट करते हैं, और कुछ केसेज में दोनों को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो चूंकि एविडेंसरी वैल्यू नहीं मालूम है और उसका प्रोसीजर नहीं मालूम है, कंसर्निंग प्रोविजन नहीं मालूम है, तो सिंपल एक किसी भी चीज़ का इतना टेक्निकल लॉ है कि अगर किसी भी सवाल का जवाब हम सेकंड में दे सकते हैं, लेकिन हम उस सवाल के 1 सेकंड के जवाब को 5 मिनट 10 मिनट लेते हैं, ताकि आप उसके पूरी गहराई में जाके समझिए, ताकि कभी लेटर ऑन कभी कन्फ्यूजन। दोनों तीनों स्थिति में एक ही स्थिति सही है। अब प्रिंसिपल क्या है? अनप्रोवेटेड विल से टाइटिल पास कर जाता है डेथ के बाद, क्योंकि प्रोवेटेले की आवश्यकता नहीं है। तो जब टाइटिल पास कर गया तो क्या हुआ? टेस्टामेंट्री सक्सेसर हो गया। और अगर ऑथर ने
किसी को और दिया ही नहीं है, कोई उसमें लिगेटिव बना ही नहीं अपने नेचुरल एयर को, तो वो आउटस्टेड है। तो वो विल प्रॉपर है, वैलिड है, लीगल है, फ्री फ्रॉम सस्पिशियस सर्कमस्टांसेज है, ये तो प्रोबेट कोर्ट डिसाइड करेगा। वो सिविल कोर्ट में जहाँ सूट है या अपील, वो सिविल कोर्ट के डोमेन में नहीं है। वहाँ तो अनप्रोवेटेड विल के एडमिसिबिलिटी का सवाल है कि वेदर इट कैन बी एडमिटेड फॉर द पर्पस ऑफ शोइंग दैट इंटाइटलमेंट ऑफ द पिटिशनर हु हैज फाइल्ड द सब्स्टिट्यूशन पिटिशन। ए आंसर सही था इसका, ए आंसर सही था, और जो 24-25% लोगों ने ही ए आंसर सही। अब सही गलत नहीं हम जानते हैं, आप सुनते जाइए, आपको अपने समझ में आ जाएगा। सवाल एडमिसिबिलिटी का नहीं था, सवाल ये था उसकी एविडेंसरी वैल्यू दोनों फर्क है, इसलिए आंसर आप समझ जाइएगा, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अनप्रोवेटेड विल के आधार पर अगर कोई सब, दोनों आंसर हो रहा है। सब्स्टिट्यूशन का बहुत बर्निंग प्रॉब्लम है। सब्स्टिट्यूशन पिटिशन अगर आ गया सूट या ट्रायल अपील में, तो सब्स्टिट्यूशन के आधार पर उसको सब्स्टिट्यूशन किया जाएगा, दिस इज द लॉ। और अगर कंटेस्ट करता है उसका नेचुरल एयर, तो उसका पेयर रिजेक्ट होगा, यही सब्स्टिट्यूट होगा। तो उसकी एविडेंसरी वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, उसके लिए वो यूज करेगा। दूसरा, ट्रायल में अब आइए, अभी तक ट्रायल चल रहा है, ट्रायल में वो विल प्रूव हो गया, अभी प्रोवेट नहीं हुआ है, और ट्रायल में विल प्रूव हो गया कि इसका प्रॉपर एक्सक्यूशन एडमिशन जैसे होता है उस तरह से डॉक्यूमेंट का वो कर दिया गया। तो उस अनप्रोवेटेड विल के आधार पर टाइटल पास कर गया, ये फाइंडिंग भी आप दे सकते हैं, और उसको डिक्री भी मिल जाएगी, उसको डिक्री भी मिल जाएगी। रोक कहाँ लग था, स्टेप बाई स्टेप में इसमें बहुत सारा जजमेंट है, वो सब बहुत सारा जजमेंट है जो अभी आपको मिलेगा, वो सब फोटो हो रहा है, हाँ वो फोटो हो रहा है, वो सब केस लॉ एक जगह करके दे रहे हैं, आपको मिलेगा। अभी नहीं मिलेगा तो लास्ट में, आज लास्ट डे है क्या? नहीं। हाँ, तो ढेर सारा कॉपी हो रहा है तो आपको मिलेगा। अभी जो सेटेड लॉ है वो हम बता देते हैं। एविडेंसरी वैल्यू के हिसाब से उसके लिए 2 सेक्शन है। इंडियन सक्सेशन एक्ट में 2 सेक्शन है, एक सेक्शन है 211 211, और एक सेक्शन है 213 213। दोनों सेक्शन को एक बार पढ़िएगा तो एक दूसरे का कंट्राडिक्टरी है, प्राइमा फेसी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। 211 कहता है कि लिगेटी अंडर द विल, या एक्सक्यूटर हो या लिगेटी हो जिसको विल लिखा गया, इज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड टेस्टेटर एंड टाइटल वेस्ट्स इन दैट लिगेटी। उस लिगेटी को टाइटल वेस्ट कर रहा है। द वेस्टिंग ऑफ टाइटल इज नॉट डिपेंडेंट ऑफ ग्रांट ऑफ प्रोवेट और एले, रादर टाइटल वेस्ट ऑटोमेटिकली ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ द टेस्टेटर। वो 211 के फोर्स से ये प्रिंसिपल साबित होता है, लेकिन 213 उस पर रिगर, उसको कहिए गार्ड करता है, ब्रेक लगाता है। वो कहता है कि जब तक प्रोवेटेड नहीं होगा तो उसको वो डिक्री ऑब्टेन करने के लिए इंटाइटल नहीं होगा। यानी कि डिक्री के पहले तक के स्टेज तक वो परमिट करता है कि अगर सब्स्टिट्यूशन दिया तो सब्स्टिट्यूशन हो जाना चाहिए। अगर वो ट्रांसपोजिशन उसके आधार पर मांगता है कि हमको ट्रांसपोज कर दिया जाए, वो सब जितना बीच का इंटरलॉक्यूटरी मैटर्स है उसमें वो यूज़ करके प्राइमा फेसी मान करके कि इसको टाइटल पास कर गया, तो उसका एविडेंसरी वैल्यू फुल है सो फॉर एज पासिंग ऑफ टाइटल इज कंसर्न। और जब टाइटल पास कर गया तो सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, उसका टाइटल डिक्लेयर भी हो सकता है, क्योंकि राइट टाइटल इंटरेस्ट पास कर गया ऑलरेडी उसको विल से, न कि प्रोवेट से, तो उसका फुल एविडेंसरी वैल्यू है। आंसर यही है, उसका 100% एविडेंसरी वैल्यू है, जैसे कि कोई रजिस्टर्ड डीड हो वैलिड, उसका वैल्यू है। टाइटल एविडेंसरी वैल्यू सिर्फ कन्फाइंड है, सवाल इतना ही, लेकिन उससे ज़्यादा भी बता रहे हैं। और वो अगर प्रूव होता है तो पहले का बहुत सा जजमेंट कलकत्ता हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट का है कि पार्टी नहीं बनाया जाए। कुछ जजमेंट है कि पार्टी सब्स्टिट्यूशन से बन सकता है लेकिन उसकी डिक्री नहीं हो सकती।
1962 सुप्रीम कोर्ट पहला केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 213 पर रिलाई करके कहा कि उसको डिक्री नहीं मिलेगी, वहाँ पर आके हॉल्ट हो जाएगा। और इस बीच में अगर प्रोवेट पेंडिंग है तो प्रोवेट का वेट करना पड़ेगा। अगर प्रोवेट पेंडिंग नहीं है तो उसको जाके प्रोवेट कोर्ट में पिटीशन फाइल करके वहाँ से उसका जेन्युइननेस एंड वैलिडिटी का सर्टिफिकेट यानी कि प्रोवेट या एलए लेके आना पड़ेगा। लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने सब्सिक्वेंट जजमेंट 2006 में बीना पानी कार केस है, वो सब आपको मिलेगा, जजमेंट एक साथ लिखा हुआ है, उस केस में रिड्यूस कर दिया गया, उसको डाइल्यूट कर दिया गया और कह दिया गया कि नहीं, उसको डिक्री भी मिल जाएगी। एक्सक्यूशन में जाके हॉल्ट कर दिया। तो दो बात इससे आती है कि अगर हमको विल है तो हमको कोई जरूरी नहीं कि प्रोवेट कोर्ट में हम चले जाएं। हमको कोई आवश्यकता पड़ेगी तब जाएंगे, नहीं आवश्यकता पड़ेगी नहीं जाएंगे। और नहीं जाएंगे तो हमारा राइट उसमें एक्रू करता है, तो राइट के हिसाब से हम बेच भी सकते हैं, फिर हम दूसरे को गिफ्ट भी कर सकते हैं, हम सूट भी ला सकते हैं। अगर डिफेंडेंट है तो अपना टाइटल डिफेंड भी कर सकते हैं, एज गुड एज ए ट्रांसफर इंटर वाइवर्स। वो नहीं आप देख रहा है, वो तो आपके सब्स्टिट्यूशन में तो आपका स्कोप ही नहीं है। जैसे ही बिल आ गया उसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। हाँ, उसको छोड़ दिया। हाँ बोलिए, आगे बोलिए। हो गया आपका, और हाँ हो गया। अब उस वन बाई वन सब कवर कर देते हैं। सर इसका मतलब एविडेंटरी वैल्यू तभी होएगी जब वो बिल प्रूव हो जाएगी एज पर लॉ। नहीं सर, नहीं, वो पहले दिन से ही एविडेंसरी वैल्यू सर आप सर ये सवाल एक्सटेंड कर रहे हैं। आप लोग कृपया शांत रहिए, डिस्कस नहीं कीजिए। आपस में डिस्कस करने का बहुत मौका मिलेगा। रात में हॉस्टल में भी डिस्कस कीजिएगा और स्टेशन में जा जाइएगा, वहाँ भी डिस्कस कीजिएगा। और फाइल वो जब पढ़ लीजिएगा जजमेंट, जब कोई बात बताई जाती है नई बात, तो नई बात बताई जाती है तो आपको जो पहले से जितना आपका एक्सपोजर है या ज्ञान है, अनुभव है, उसमें अगर अब तक वो नहीं आया है तो आपको थोड़ा अटपटा लगेगा या लगेगा गलत है या कुछ आश्चर्य होगा। तो इसीलिए है कि अभी जितना आप अपना ज्ञान है उसको सबको त्याग दीजिए। जैसे अर्जुन को कैसे कृष्ण भगवान ने कहा था कि कितनों समझाते समझाते सब थक गए, लेकिन जितना भी है सब धर्म को तुम त्याग दो, मेरे शरण में आ जाओ तुमको कुछ नहीं होगा। 3 कमान रख दिया था, बता चुके हैं ना। तो इसलिए वो जजमेंट सब मिल जाएगा, आपको पढ़िएगा तो क्लैरिटी हो जाएगी। तो उसका एविडेंसरी वैल्यू थ्रू आउट ऑल आउट हमेशा था, है और रहेगा किसी भी केस में। ये समझिए, एक लाइन में उसका आंसर है। वो क्वेश्चन कब होगा जब उसी सूट में जिसमें कि अनप्रोवेटेड विल को यूज किया जा रहा है सब्स्टिट्यूशन के लिए या टाइटल के डिफेंस के लिए, किसी भी हालत में उसी में अगर ये चैलेंज हो जाता है तब उसका जजमेंट वहीं पर हॉल्ट हो जाएगा। एक फोर्स है, फैब्रिकेटेड है, अनसाउंड माइंड है, कुछ भी हो जाए, तब वो ट्रायल कोर्ट जो सिविल सूट में ट्राई कर रहा है उसको उस एस्पेक्ट से देखने का अधिकार नहीं है। ऑन दी कॉन्ट्ररी, अगर प्रोवेट कोर्ट सर्टिफिकेट ग्रांट कर देता है कि विल इज जेन्युइन एंड वैलिड, तब सिविल कोर्ट में वो मैटर फिर भी चैलेंज हो सकता है। तो उसका लिमिटेड स्कोप है कि टेस्टेटर को टाइटल ही नहीं था, तो फिर उससे टाइटल पास किया कि नहीं किया ये फिर सिविल कोर्ट देख सकता है, despite the fact that the judgment was delivered by a higher court than the court of मुंसिफ और सब जज। तो ऑन दी स्ट्रेंथ ऑफ टाइटल उसको देखेगा। अगर जो प्रॉपर्टी का विल किया और वो प्रॉपर्टी ये साबित हो जाता है कि उस दिन उस प्रॉपर्टी पर टेस्टेटर का कोई राइट टाइटल इंटरेस्ट था नहीं, तो वैसा प्रॉपर्टी विच वाज नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसफर्ड, तो विल तो रिडंडेंट हो गया, तो विल इनवैलिड हो गया। क्योंकि इमेजिनरी प्रॉपर्टी का वैक्यूम जीरो है, उसको तो ट्रांसफ़र हो नहीं सकता है। सब कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी का हो सकता है।
तो उस इशू पर तब उसमें ट्रायल कोर्ट सिविल कोर्ट को अधिकार है, इवन मुंसिफ कैन डिसाइड टाइटिल कॉन्ट्ररी टू द फाइलिंग ऑफ द प्रोवेट कोर्ट। तो वो सब जजमेंट में मिलेगा। सब जो ट्राइट लॉ है वही हम बता रहे हैं आपको। तो आपका सब्स्टिट्यूशन भी समझ गए, उसका एविडेंसरी वैल्यू भी समझ गए। अब लॉस्ट विल का क्वेश्चन आया सर, उसमें रह गया सर। हाँ, क्या क्रिमिनल केस में क्या होगा? हाँ, I have never come across in any criminal case any will. Some of other फोर्जरी का केस डाल दिया या फोर्ज है? yes, देखिए उसका क्लियर कट प्रिंसिपल है, क्रिमिनल ट्रायल में अगर फोर्जरी में कन्विक्शन हो जाता है तो भी उसके कॉन्ट्ररी फाइंडिंग सिविल कोर्ट दे सकता है कि इट इज नॉट ए फोर्ज। एक लाइन में सुप्रीम कोर्ट का बहुत सा जजमेंट है कि जजमेंट passed by a civil court is binding on criminal court, but converse is not true. अब कहिए कहा 1971 सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे 1 दर्जन जजमेंट है, तो प्रिंसिपल पूछिएगा 1 लाइन में जवाब दे देंगे। वो जजमेंट इंडिपेंडेंट सिविल कोर्ट देखा, जिसको सिविल कोर्ट का सेक्शन 9 में सिविल कोर्ट को कहा जाता है उसको कहता है प्लेनरी जुडिक्शन एंड एक्सपेंसिव जुडिक्शन। वो सिविल कोर्ट का जो जुडिक्शन है वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं, वो जब हियरार्की में वो सुपीरियर कोर्ट है और मैटर जब अपील में जाएगा सीआरपीसी या सीपीसी के अंतर्गत, और अगर सीआरपीसी सीपीसी का स्टेज खत्म हो गया तो सुप्रीम कोर्ट का वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुडिक्शन है आर्टिकल 136 में जिसमें जाता है, और दूसरा एक एक्ट है इनलार्जमेंट ऑफ अपलेट जुडिक्शन एक्ट सुप्रीम कोर्ट का, वो दोनों में जाता है, वो सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुडिक्शन है, तब उसमें भी कोई ऑर्डर करता है। फिर आर्टिकल 141 में सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वो जो भी बोलेगा सुप्रीम कोर्ट दैट विल बी लॉ ऑफ द लैंड। इसीलिए हमने कई बार क्लास में कहा है कि व्हाट इज लॉ, नो वेयर डिफाइंड व्हाट इज लॉ। एक जज ने, रूवेन जज ने बहुत पहले कहा था, 1932 वगैरह एक का जजमेंट है कि लॉ इज द लास्ट वर्ड ऑफ द लास्ट कोर्ट। तो लास्ट कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, लास्ट वर्ड मतलब रिसेंट जजमेंट जो आया जिस टॉपिक पर जो बोल दिया सुप्रीम कोर्ट वही लॉ। और बाकी जो आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है वो लॉ का डिफिनेशन नहीं है, उसमें लिखा हुआ है लॉ इंक्लूड्स रूल्स नोटिफिकेशन रेगुलेशन, लॉ के दायरे में आता है, बट लॉ हैज नॉट बीन डिफाइंड, न सीपीसी में, न सीआरपीसी में, न कॉन्स्टिट्यूशन में, न जनरल क्लॉजेज एक्ट में, कहीं नहीं डिफाइंड। तो अब हो गया। अब दूसरा ही कहते हैं कि तब तो जजमेंट जो एक पूछ रहे थे ऑफिसर की जजमेंट तो हम तो कर देंगे तो गलत हो जाएगा, तो फोर्ज है कि फैब्रिकेटेड है, हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो हमने जवाब दिया, क्योंकि भी आप लोग नहीं थे उस समय सवाल किया कि कोई भी आप जजमेंट करते हैं तो रॉन्ग या राइट है कि नहीं ये आप फाइनल अथॉरिटी नहीं। आप इधर रिसेंटली अभी करंट जजमेंट ये लॉकडाउन के अंदर 2 साल के अंदर कई जजमेंट हमने देखा है जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जजमेंट, हाई कोर्ट का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया, मुंसिफ और सब जज का जजमेंट अफेल कर दिया। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो आपसे ज़्यादा सीनियर है या ज़्यादा काबिल है। एक बार जब ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सवरवाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे तो पटना में आए थे, कॉन्फ्रेंस था वो टेलीकॉम डिपार्टमेंट का, उसमें हम भी इन्वाइटेड थे और लंच के टाइम में बातचीत हो रही थी। कई जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, ऑलमोस्ट ऑल जजेस थे, ए फ्यू सिलेक्टेड लॉयर थे, चाणक्य होटल में था। तो बातचीत करने में एक लाइन उन्होंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट जो अभी तक हमारे जेहन में है। उन्होंने कहा था कि अगर मान लीजिए संविधान में अमेंडमेंट हो जाए या ऐसी व्यवस्था हो जाए, कभी बात भी चली है कि एक और सुपीरियर बेंच बनाया जाए सुप्रीम कोर्ट। तो अगर मान लिया जाए हाइपोथेटिकल कि अगर हम लोग के आदेश का अपलेट कोई अथॉरिटी बेंच बना दिया जाए तो आई एम श्योर कि हम लोग का जजमेंट 60% सेट असाइड हो जाएगा। इस सवरवाल साहब का वर्सन था ओपन। अब सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है इन ऑल रेस्पेक्ट, वो बोल दिया लॉ ऑफ लैंड बन गया, बाइंडिंग ऑन ऑल कंसर्न। लेकिन ये उनका नहीं था कि हम जो बोले हैं यही सही लॉ है। और कई बार हमने देखा, इसलिए आप मार्क करते होंगे लार्जर बेंच में जजमेंट जाता है रिवर्स हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाता है, कई बार लार्जर बेंच में गया, 5 जज 7 जज 9 जज 11 जज के बेंच में चला गया। कितना केस राइट टू प्रॉपर्टी में कितना हुआ, बैंक नेशनलाइजेशन में कितना हुआ, ये सब तो आप लोग जानते हैं। खैर, तो ये एविडेंसरी वैल्यू केस कंसर्निंग ही है कि आपको जो एविडेंस है उसको इवेल्युएट करके ही आप फाइंडिंग दे सकते हैं। अब जाली है कि नहीं आपके हिसाब से, अगर वो जाली है तो आप उसका सूट या क्लेम डिसमिस कर दीजिएगा।
अगर वो क्रिमिनल ट्रायल में चला गया और क्रिमिनल ट्रायल में फोर्स एंड फैब्रिकेटेड हो गया और कन्विक्शन हो गया, तो दैट कैन नॉट बी ए सोल ग्राउंड। फिर वहाँ पर सवाल होगा वो जजमेंट एडमिसिबल है कि नहीं। जब भी ऐसा सिचुएशन आवे तो आप 3 सेक्शन एविडेंस का देखिए। पहला देखिए इंटर पार्टीज है कि नहीं, वो एडमिसिबल है कि नहीं। लेकिन जजमेंट में जो फैक्ट डिसाइडेड है या फाइंडिंग दिया हुआ है, वो फाइंडिंग यहाँ पर बाइंडिंग नहीं होगा, वो एविडेंस के रूप में नहीं आएगा। यही लॉ है। हमको एक केस, इंपॉर्टेंट केस याद है, सुप्रीम कोर्ट का, साल याद नहीं है। उसमें क्या हुआ था, एक व्यक्ति पर कोई क्रिमिनल चार्ज था और उसी क्रिमिनल चार्ज के चलते वो सस्पेंड हुआ, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुआ और डिसमिस हो गया। तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में कुछ बोला था गवाह, और यहाँ पर आ करके क्रिमिनल ट्रायल में कुछ बोला था, कुछ डेविएशन था एविडेंस पर। तो इसके फाइंडिंग को वहाँ यूज किया गया या उसके फाइंडिंग को यहाँ यूज किया गया, ये एग्जैक्टली याद है, बहुत पहले का केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रिंसिपल डिसाइड किया गया, कहा कि नहीं, वो इट इज़ नॉट रेलिवेंट इन केस। वहाँ पर जो है स्टैंडर्ड था उसका कि वो उसका प्रोफेशनल मिसकंडक्ट था कि नहीं, उसका ऑफिशियल ड्यूटी के डिस्चार्ज में डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी का चार्ज नहीं था, उस कंटेक्स्ट में उसको देखा गया। और यहाँ पर देखना था कि दोज विटनेसेस वेयर प्रेजेंट एट द सीन और नॉट, और वेदर ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग कमिटेड द क्राइम एंड गिल्ट इज प्रूव्ड और नॉट। तो वो जो एविडेंस कंसिस्टेंट था वहाँ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में और डिसमिस हो गया था, वो एविडेंस को यहाँ कोर्ट ने नहीं माना, उसको एक्विटल कर दिया। वहाँ डिसमिसल हो गया है, एक्विटल हो गया। अब रिसेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है कि नहीं, अगर एक्विटल अगर हो गया और सेम सेट ऑफ एविडेंस है, हालांकि हमारे समझ से वो जजमेंट गलत है, पुराना जजमेंट नहीं किया गया, लेकिन उसको लोग यूज कर रहे हैं। एक केस हम हार गए, मेरे खिलाफ यही यूज किया गया कि एक क्रिमिनल वो बैंक का केस था, इंश्योरेंस का, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का, कंपनी को डिफेंड कर रहे थे, सिंगल बेंच में आ कि नहीं, वो तो ये हो गया, एक्विटल हो गया क्रिमिनल केस। इस ग्राउंड पर हमारा जो डिसमिसल है वो बैड इन लॉ है, डिसमिसल को चैलेंज किया था और सिंगल जज ने मान लिया, VLPA में मैटर पेंडिंग है। तो इसलिए बहुत उसका लार्जर स्कोप है, वहाँ पर देखने की आवश्यकता है। अब दूसरा आया लॉस्ट बिल। लॉस्ट बिल का क्वेश्चन है, ऐसा लॉ नहीं है कि अगर विल लॉस्ट हो गया तो केस खत्म हो जाएगा या केस फॉल्स है या गड़बड़ है, ऐसा प्रावा फेसी नहीं माना जाएगा या नो प्रिजम्पशन होगा। अगर रजिस्टर्ड विल है तो उसका सर्टिफाइड कॉपी आएगा, क्योंकि हमने जो केस का रेफर किया था वो रजिस्टर्ड था। हो सकता है अनरजिस्टर्ड विल हो तो सर्टिफाइड कॉपी नहीं आएगा। तब जो जेरोक्स कॉपी या टाइप्ड कॉपी, जो भी कॉपी आएगा, वो कॉपी को अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ एविडेंस अगर प्रूव करता है, प्रॉपर प्लीडिंग है, एविडेंस उसका एक्सेप्टेबल है और वो एविडेंस एडमिसिबल है, तो आप उस पर ऑर्डर उसके फेवर में पास कर सकते हैं, फाइंडिंग उस बिल पर दे सकते हैं कि ही हैज बीन एबल टू एस्टैब्लिश दिस सर्कमस्टांस अंडर व्हिच द विल वाज लॉस्ट, ही हैज प्रूव्ड दिस सर्कमस्टांस दैट सो हैज executed the bill on such and such time in presence of such and such witness while he was in fit mental condition, and after knowing and understanding the consequences of execution of will, he has executed the will voluntarily out of any fear, fraud, duress or coercion। वो सब जो है पैरामीटर्स किसी डॉक्यूमेंट के जेन्युइननेस एंड वैलिडिटी को, उसको आप जज कर सकते हैं solely on this ground that the original will is lost। It cannot be said that the petitioner has got no case and he should not be driven out of the court. The petition is required to be entertained, it is required to be inquired into, the parties will be permitted to lead evidence, and after, just like other cases, the same parameters will be adopted for proving that will। वो ओरिजिनल नहीं है तो दस्तखत तो प्रूव नहीं करेगा, वो तब कहेगा, जैसे सेकेंडरी एविडेंस में क्या होता है, वो आएगा तो सेकेंडरी एविडेंस में, तो ओरिजिनल दस्तखत तो ओरिजिनल डीड में है, जो सर्टिफाइड कॉपी आया वो सेकेंडरी एविडेंस है, उसमें तो ओरिजिनल दस्तखत नहीं है। तो कोई भी आएगा टेस्टिंग विटनेस या जो एक्सक्यूटेड है या कोई थर्ड पर्सन जो कहता है हम दस्तखत पहचानते हैं, तो क्या कहेगा, डॉक्यूमेंट हाथ में लेके तो ऐसा तो नहीं कहेगा कि हाँ ये दस्तखत फलाने का है, हम उनका दस्तखत पहचानते हैं, या ये दस्तखत है मेरे सामने उन्होंने किया था।
ऐसा एविडेंस तो नहीं दिया जा सकता सेकेंडरी एविडेंस में। तो एविडेंस एक्ट देखिए उसमें क्या मोड प्रेस्क्राइब है, सेकेंडरी एविडेंस कैसे दिया जाएगा। उसमें सेकेंडरी एविडेंस दिया जाएगा, सेकेंडरी एविडेंस एडमिशन के पहले ये शो करना पड़ेगा कि आइदर द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज लॉस्ट और इट इज इन कस्टडी और पावर और पोजेशन ऑफ द एडवर्स पार्टी एंड इन स्पाइट ऑफ नोटिस ही हैज नॉट सबमिटेड द डॉक्यूमेंट और डिपॉजिटेड द डॉक्यूमेंट और टेंडर्ड द डॉक्यूमेंट इन कोर्ट। तीसरा, उससे नोटिस दिया गया, उसको नोटिस पर वो नहीं आया, नहीं दिया, या वो लॉस्ट हो गया तो लॉस्ट ऑफ प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन एविडेंस होगा कब किस काल में लॉस्ट हुआ, तब कोर्ट परमिट करेगा सेकेंडरी एविडेंस दीजिए। तो सेकेंडरी एविडेंस में वैसा विटनेस आएगा, वो कहेगा कि आई हैड ओकेजन टू सी दी ओरिजिनल। अब कौन से ओकेजन में उसने देखा था, उसका कंटेंट्स क्या था और उसने क्या लिखा था, किसको लिखा था, तब वो कंटेंट्स के बारे में और मोड ऑफ एक्सक्यूशन के बारे में ओरली बोलेगा और तब वो डिपोजिशन रिकॉर्ड होगा, उसका जीरो होगा, उसको टेस्ट किया जाएगा उसके वेरासिटी को, तो वो सेकेंडरी एविडेंस में मार्क हो जाएगा। तो उसमें कंटेंट्स तब जाता है, सेकेंडरी एविडेंस जाता है। तो लॉ में प्रोसीजर बना हुआ है, विल में भी वही अप्लाई करेगा, इसलिए इसका भी आंसर आपका हो गया। टाइटिल कब पास करेगा ये हम कवर कर चुके हैं। अब लिमिटेशन पार्ट रहा। देखिए इंडिया में जितने हाई कोर्ट्स हैं उसमें दो ग्रुप हो गया, लगभग 100 वर्षों तक लगातार ये ग्रुपिज्म रहा। बंगाल हम लोग का पेरेंट हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट है, तो बंगाल, बॉम्बे और एकाक कोर्ट और इन लोग का, अब बाद में वही पटना हाई कोर्ट ही फॉलो किया, कंसिस्टेंट व्यू था कि लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं करता है। लेकिन साउथ के कुछ हाई कोर्ट का था व्यू कि लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करता है। तो लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करता है तो कौन आर्टिकल होगा, आप ध्यान दीजिएगा, लिमिटेशन एक्ट को गौर से पढ़िएगा। लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करता है जो कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग होती है, सिविल और क्रिमिनल। तो सूट की भी प्रोसीडिंग होती है, मिसलेनियस केसेज की भी प्रोसीडिंग होती है और एक्सक्यूशन की प्रोसीडिंग होती है सिविल में। क्रिमिनल में ट्रायल होता है डिफरेंट तरह का, या प्रोसीडिंग होता है 107, 144, 145, 147, 133, वो सब में प्रोसीडिंग होता है। वो सब के लिए लिमिटेशन प्रेस्क्राइब है लिमिटेशन एक्ट में। और दो आर्टिकल है जिसको बोलते हैं रेजिडियरी आर्टिकल। कितना तरह का सूट होता है उसका आर्टिकल है 1 से लेकर के 111 डिफरेंट रिलीफ के लिए, और 112 है वो रेजिडियरी आर्टिकल है। उसके बाद है अपील का अलग है और रिवीजन का अलग है, सब्स्टिट्यूशन एंड अबेटमेंट का सबका अलग अलग लिमिटेशन है। लास्ट में एक आर्टिकल है 136 जो एक्सक्यूशन के लिए स्पेशली है, जिसमें 12 ईयर्स लिमिटेशन है। और उसके बाद है आर्टिकल 137 लिमिटेशन है कि जिस पिटीशन के लिए कोई नहीं है तो आर्टिकल 137 में 3 ईयर्स। तब प्रोवेट कोर्ट शुरू में बता चुके कि कोर्ट नहीं है और सिविल कोर्ट नहीं है, इसलिए लिमिटेशन एक्ट नहीं अप्लाई करता है। यही कॉन्ट्ररी व्यू पटना हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट का पहले का था। पटना हाई कोर्ट का भी डिवीजन बेंच है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी डिवीजन बेंच, इसी को फॉलो किया था। लेकिन 2005 में फॉर द फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया और उसके हिसाब से वो बाद में 6 और लेटेस्ट 9 का जजमेंट है, उससे हो गया कि नहीं आर्टिकल 137 अप्लाई करेगा। अब इस पर 5 मिनट में समझाते हैं क्या है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ठीक से पढ़ने की आवश्यकता है, इसलिए अगर एक लाइन में जवाब दे देंगे कि लिमिटेशन है वो भी सही है और लिमिटेशन नहीं है ये भी सही है, तब कहेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, इसलिए वो समझाना जरूरी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि लिमिटेशन आर्टिकल 137 अप्लाई करता है तो 3 साल लिमिटेशन है ये मानना होगा। अब वो कहता है कब से 3 साल काउंट होगा, तो जब उसको राइट टू सू अक्रू करता है, जब उसको कॉज ऑफ एक्शन एराइज करता है, जिस दिन से उस दिन उसको जरूरत पड़ेगा। अब उसको उदाहरण से समझिए कि अगर
वो टाइटल सूट में वो बिल को, अनप्रोवेटेड बिल को दाखिल किया और 10 साल सूट चलते रहा और 10 साल के बाद चैलेंज हो गया कि बिल फोर्ज एंड फैब्रिकेटेड है, तो वहाँ उसको राइट एक्रू किया, तो उस दिन से वो 3 साल के अंदर डालेगा। अब म्यूटेशन में गया, चूंकि म्यूटेशन का भी सवाल आया है। बिहार ने एक लॉ, पहले यहाँ म्यूटेशन का लॉ नहीं था, फॉर द फर्स्ट टाइम 73 में बना था, तो वो आधा अधूरा था, उसको कंप्लीट किया गया 2011 में, बिहार म्यूटेशन एक्ट 2011। उसमें एक सेक्शन प्रोविजन बना दिया गया कि अनरजिस्टर्ड विल के आधार पर अगर कोई म्यूटेशन करता है तो नहीं होगा। नहीं, अनरजिस्टर्ड है, देखिए निकाल के सेक्शन, अनप्रोवेटेड नहीं, अनरजिस्टर्ड। हो सकता है सब्जेक्ट टू करेक्शन, म्यूटेशन एक्ट का देख लीजिए, तब तक आप देखिए, मान के चलिए कुछ देर के लिए अनप्रोवेटेड रजिस्टर, तो अब विल के आधार पर हमने कहा आपको कि टाइटल भी होगा, सब्स्टिट्यूशन भी होगा, म्यूटेशन भी होगा, बेच भी सकता है, सारा अधिकार है। अब ये चूंकि लोकल लॉ हो गया, तो लोकल लॉ हो गया तो सेंट्रल लॉ पर प्रिवेल करेगा। तो फॉर द पर्पस ऑफ म्यूटेशन वो लोकल एक्ट के हिसाब से वो बार करता है, जो कि आपके क्षेत्र में नहीं है। म्यूटेशन है कि नहीं है ये रेवेन्यू कोर्ट का मैटर है, लेकिन उसको सारा राइट टाइटल पास कर जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट के हिसाब से, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्यों आया इसका बैकग्राउंड में 2 मिनट में बता देते हैं। ठीक है, ओके, हाँ, क्या है, रजिस्टर्ड है कि हाँ बोलिए। हाँ, सब क्लाउज होगा। हाँ हाँ हाँ, बिल के आधार पर दाखिल खारिज का दावा स्वीकृत नहीं किया जाएगा जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा बिल का प्रोबेट प्रोबेट है, ठीक, निश्चय न। हाँ ठीक ठीक, समझ गया, ठीक, हाँ प्रोबेट है, यू आर राइट। वो सेक्शन 10 का सब क्लाउज नहीं, सेक्शन 6 का सब क्लाउज 10 म्यूटेशन एक्ट का है, आप लोग चाहिए तो नोट कर लीजिए। तो वो आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, आपके लिए जरूरत नहीं है उसका एज ए आप प्रोवेट कोर्ट या एज ए कोर्ट ऑफ अपील इन सिविल अपील, वो आपसे मतलब नहीं, वो रेवेन्यू अथॉरिटी के लिए नहीं करेगा, प्रोवेट के लिए। तो इसलिए हुआ कि जिस दिन अगर मान लिया कि म्यूटेशन के गया, म्यूटेशन में कहा कि हम नहीं करेंगे, आप प्रोवेट कराइए, तो उस दिन से कॉज ऑफ एक्शन एक्रू कर गया। जस्टिस सीमा अली का एक जजमेंट है, उसमें 36 साल के बाद वो सीलिंग केस के मैटर में वो सीलिंग अथॉरिटी ने नहीं माना कि आपका अनप्रोवेटेड है, तो उसके लिए वो प्रोवेट पिटिशन फाइल हुआ। 36 साल के बाद उन्होंने प्रोवेट ग्रांट किया, तो पीछे का जजमेंट कंसीडर किया गया। मैंने एक विल में प्रोवेट लिया 40 साल के बाद, तो आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहे हैं, जब जस्टिस साहू आए तो बहुत सा केसेज लगातार उन्होंने किया, और ऑलमोस्ट मैक्सिमम केसेज में एक साइड से हम रहते थे। तो बाद में उनको हमने समझाया कि ये जजमेंट लिमिटेशन का कैसे आया, दत्ता साहब के यहाँ समझाया, बहुत टाइम लगा, तो उन्होंने कहा या तो आप लिमिटेशन कंडोन का पिटिशन दीजिए और नहीं तो हम डिसमिस कर देंगे। तो हमने कंडोनेशन पिटिशन फाइल कर दिया कि अब बेंच का व्यू ऐसा है। हमने समझाने का कोशिश किया, चूँकि उनको वो इस तरह का प्रैक्टिस का, जब वो वकील थे तो नहीं था, वो सरकारी वकील थे। जब साहू जी का केस ट्रांसफ़र होकर चला आया बेंच बदलने से, तो साहू जी ने देखा, 2 मिनट हमने बहस किया, तो उन्होंने जनरल डायरेक्शन दे दिया कि स्टैम्प रिपोर्टर किसी केस में लिमिटेशन नहीं रिपोर्ट करेगा। और हमारे केस में उन्होंने लिखा दिया लिमिटेशन डज नॉट अप्लाई इन स्पाइट ऑफ द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इसलिए समझिए, आपको उससे मिसगाइडेड नहीं होइएगा। वो क्या था, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो 3 स्पेशल एक्ट में उसके पहले 2001 में, 2002 में, 2003 में एक टेलीग्राफ एक्ट का मैटर था, और एक और किसी एक्ट का था, स्पेशल एक्ट का था, आर्बिट्रेशन एक्ट या कुछ इस तरह का था, और एक था महाराष्ट्र फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एक्ट, जैसे बिहार स्टेट हर स्टेट में है, तो वो लोकल एक्ट था, उस फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को लोन देने का, लोन रिकवरी करने का, डायरेक्ट उसको कोर्ट को जो मॉर्गेज सूट में प्रावधान है वो उसका डिजिग्नेटेड अथॉरिटी को है। तो वो टेलीग्राफ एक्ट वाला और इसके
इस सब प्रोविजन को इंटरप्रेट करने में लिमिटेशन का जब क्वेश्चन आया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 137 अप्लाई करें, तो वो उस एक्ट के पैरामीटर से वो जजमेंट ठीक था। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने वो जो आया जिस बेंच में ये मैटर, वही तीनों जजमेंट प्लेस किया गया, उसी जजमेंट को आधार बना के इसमें भी कर दिया गया और उसको दूसरा सब्सिक्वेंट जजमेंट में भी फॉलो कर दिया गया। लेकिन अगर ये चैलेंज होगा, आई एम ऑफ द कंसिडर्ड ओपिनियन कि अगर ये लार्जर बेंच में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट इसको सुधार कर देगा। लेकिन अगर गौर से पहला जजमेंट ही सुप्रीम कोर्ट का पढ़िएगा तो उसमें ये लिखा हुआ है कि 137 रेजिडुअरी आर्टिकल है, इसलिए इसके अंतर्गत आवेगा। लेकिन कोर्ट को ये देखना है कि व्हेन राइट टू एक्शन हैज एक्रूड, कब उसको जरूरत पड़ा, अदरवाइज इन ऑर्डिनरी केस देयर इज नो नीड टू ऑब्टेन प्रोवेट। उसका डिस्क्रिशन है कि आपके यहाँ जाए प्रोवेट मांग ले, अगर कोई डिस्प्यूट नहीं कर रहा है जिसको कहते हैं अनकंटेस्टेड है, तो आजकल सेफ्टी मेजर के लिए लोग ले लेता है। लेकिन जिस मोमेंट में उसको दरकार पड़ेगा तो लेगा। तो लिमिटेशन पॉइंट भी समझ गए, ये भी आपका कवर कर गया सर बिहार में तो क्या होगा अगर जुर्म का रिपोर्टेड नहीं होता उसका क्या होगा? है। तो दाखिल खारिज नहीं होगा, दाखिल खारिज नहीं होने का क्या consequence होगा? देखिए अभी सवाल आपका क्या, आप लोग कितना एक्सीड कर गए टाइम क्या? अब हमारा क्लास तो आप लोग का नहीं है, एक दिन मेरा नहीं होगा। संडे को होल डे मेरा सब्जेक्ट का क्लास है और सैटरडे को हम ऑफ रखे हैं। हाँ मेरा क्लास नहीं है, तो हमको एतराज नहीं है। आपका कुछ 2-4 क्वेश्चन ही रह गया, करीब हम सब कवर किए। अगर सब लोगों की राय है तो हम डिटेन करेंगे और नहीं तो हम फ्री छोड़ते हैं। अब इट इज फॉर यू, क्योंकि जबरदस्ती पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। हाँ वो आपके लिए और टैक्सिंग होगा और हमारे लिए भी कोई बेनिफिशियल नहीं होगा। So now the class is over.